तो अगर हमारे साथ कोई न्यू स्टूडेंट है या पिछली क्लासेस के कोई स्टूडेंट हैं जिनके कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो वो पूछ लीजिए। पिछले लेक्चर्स के हवाले से भी आप पूछ सकते हैं। और क्योंकि अब टेस्ट आने वाला है तो टेस्ट के हवाले से भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है देन प्लीज आस्क मी। माइक ऑन कर लीजिए या फिर चैट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे पास जो हमारा शेड्यूल बना हुआ है आपके साथ डेफिनेटली शेड्यूल शेयर किया गया है। उसमें आज देखिएगा हम कवर कर चुके हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984, एथिक्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ। एथिक्स का हमारा हो गया था, कैनन्स हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस देख लिया था, उसके एमसीक्यूज आपसे कुछ शेयर कर दिए थे, कुछ वन लाइनर नोट शेयर कर दिए थे। और हमने इस्लामिक और इंग्लिश दोनों को कवर किया था। उसके बाद हमने इंटरनेशनल लॉ में कवर किया था यूएनओ, चार्टर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही हमने कवर किया था आईसीजे को। ठीक है। आज हमने कवर करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में हमारे पास क्या है। हम केसेस नहीं रीड आउट कर रहे आज। हमारी केसेस की जो क्लास है वो है लास्ट 19 दिसंबर में। ठीक है। उसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, लैंडमार्क केसेस देखेंगे, टिप्स देखेंगे, पेपर पैटर्न देखेंगे, और पेपर पैटर्न को आपने कैसे हैंडल करना है वो भी हम उस क्लास में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास 10 मार्क्स का, जिसमें आपके पास आएंगे फंडामेंटल राइट्स। पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा। ठीक है। सिलेबस को सामने रखें और उसमें से देखें फंडामेंटल राइट्स है आपके पास जो है फ्रॉम प्रियम्बल टू आर्टिकल 40। पार्लियामेंट आ जाएगा जिसके हैं आर्टिकल्स 50 टू 89, और जुडिकेचर है आपके पास 175 टू 212। अब इसमें भी आपने पूरे का पूरा पार्लियामेंट या पूरे का पूरा जुडिकेचर नहीं पढ़ना। ठीक है। इसमें भी हम सिलेक्टिव स्टडी करेंगे और प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स को हम कंप्लीटली देखेंगे। ठीक है। क्योंकि 10 MCQs इस पोर्शन में से आपके आने हैं तो टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास है नहीं, इसलिए सेलेक्टिव स्टडी करेंगे जो हमें हेल्प आउट करेगा लॉ गेट के पेपर में। चलते हैं हम अपने प्रियम्बल की तरफ। तो ये है जी आपके सामने प्रियम्बल। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के सामने बैठे हुए हैं तो उसमें भी मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है या अवेलेबल है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। आपके पास सबसे पहले आएगा आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल पे ही आपकी सारी चीजें बेस करती है। ठीक है। क्योंकि प्रियम्बल में ही क्लियरली तौर पे लिखा गया है कि हमारी स्टेट को कैसे लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलाया जाएगा। ठीक हो क्या। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू से रिलेटेड हमने नंबर्स के साथ आपके साथ शेयर किया है। नंबर 1, पास बाय लियाकत अली खान गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट 1949। ठीक हो गया। आपका जो प्रियम्बल था वो सजेशन दी गई थी 1949 में लियाकत अली खान की गवर्नमेंट के दौरान। तो उसमें हमने फिर प्रियम्बल को अपने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। ठीक है। फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान भी इसी पे बेस करती है, और जुल्फिकार अली भुट्टो ने अडॉप्ट किया था इसको एज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख लें कि 1949 में भी इसके लिए आवाज उठाई गई थी, लियाकत अली खान की गवर्नमेंट की तरफ से पास किया गया था, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट होते गए। ठीक है। तो जो हमारा
अभी तक का कानून सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, आइन मौजूद है, वो है हमारे पास 1973 में, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने प्रिएम्बल को उसमें अडॉप्ट कर लिया था। ऑलराइट। इसके बाद हम चलते हैं इंटरप्रिटेशन पे कि प्रिएम्बल है क्या। उसके लिए आपको डिक्शनरीज की हमने 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं। ऑसबॉर्न लॉ डिक्शनरी जो बताता है कि प्रिएम्बल क्या है, द रेसिटल सेट आउट इन द बिगिनिंग ऑफ सम एक्ट। ठीक हो गया। और ब्लैक्स लॉ बताती है प्रिएम्बल इज ए क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट explanatory for reasons of its enactment and objects sought to be accomplished. ये आप इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अगर आपसे वहाँ पे प्रिएम्बल की डेफिनेशन पूछी जाती है तो ऑब्वियसली वो इन दोनों में से ही पूछी जाएगी, या तो ऑसबर्न लॉ डिक्शनरी होगी या ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी होगी। और मैंने आपको ऑलरेडी आई थिंक एथिक्स के लेक्चर में या फिर सीआरपीसी के लेक्चर में आपको कहा था कि जिसके पास ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है उसको ऑलमोस्ट लीगल टर्म्स पता है। ठीक है, तो हर वकील के टेबल पर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी होनी चाहिए। नेचर ऑफ प्रिएम्बल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं हमारे पास क्या है। प्रिएम्बल में पॉइंट आउट करता है बेसिस द लॉ इनेक्टेड, अनफोल्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ इन्फोर्स्ड, interpreting the provisions of the statute, providing an overview of the Constitution, a blend of historical endeavor and future policies about the subject of the law. Preamble is the spirit of the Constitution. ठीक है, आप अपना बेरक खोल के देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियरली ये चीजें सारी मिल जाएंगी जो आगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी सॉवरेनिटी रेस्ट विद द लॉर्ड, डेलीगेटेड अथॉरिटी, delegated authority to be exercised by chosen representatives। इसमें chosen representatives में आपके पास पार्लियामेंट आ जाएगा। ठीक है, establishment of an order of democracy and Islamic traits आ जाएंगे, securing the atmosphere suitable to the minorities आ जाएगा, formation of federation आ जाएगा, guaranteed fundamental rights आ जाएंगे, independent judiciary आ जाएगी। राइट। यहाँ पर है हमारे पास कुछ सैलिएंट फीचर्स जिसके लिए हम डिटेल देख लेते हैं। ऑन 17th April 1972 a commission was formed by National Assembly to make the draft for a new constitution. This draft was presented in Assembly on 20th October 1972. The draft was made given assent of President on 12th April 1973। अब ये जो डेट्स हैं जिन पे मैं ऑलरेडी थोड़ा जोर लगा के बोल रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीज बैठे। 17th April 1972 को क्या हुआ था, 20th October 1972 को क्या हुआ था, 12th April 1973 को क्या हुआ था, और 14 अगस्त 1973 को क्या हुआ था। ठीक है, ये सारे ही आपके एमसीक्यूज है, वो किसी भी डेट को उठाकर आपको दे सकते हैं। स्पेशली इनेक्ट कब हुआ था, इन्फोर्स कब हुआ था, ड्राफ्ट कब हुआ था। ठीक है, तो ये आपके पास मौजूद है, इनको आप हाईलाइट कर लीजिएगा या अपनी कॉपी कॉपी पे रजिस्टर पे या बेरक पे भी आपके पास ये डेट्स लिखी हुई होंगी। ठीक है, तो वहां भी देख लीजिएगा। फीचर्स देख लेते हैं हमारे पास 1973 में हमारे क्या फीचर्स थे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिटेल्ड है। यहाँ पर 250 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, 7 शेड्यूल्स हैं। ठीक हो गया। आपके पास पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, तो आपके पास आएगा 250 आर्टिकल्स, 12 पार्ट्स एंड 7 शेड्यूल्स। ठीक होगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए, चैट बॉक्स में पूछ कीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। सॉरी, लेट मी कंफर्म। और यहाँ पर आपके पास 250 नहीं, सॉरी
280 आर्टिकल्स। ठीक है, ओके, एक सेकेंड मुझे चेक करने दीजिए। ऑलराइट, अब शो हो रहे हैं। मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ। ये रहे आपके लॉगेट के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है 1949 में जो प्रियम्बल था उसको पास किया था लियाकत अली खान की गवर्नमेंट ने। उसमें क्या बताया गया था, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। जुल्फिकार अली भुट्टो adopted as the preamble of the constitution of Pakistan। हाँ जी, अब आपको शेयर हो रही है स्क्रीन, क्योंकि मेरी तरफ से ऑलरेडी ये जा रहा है योर स्क्रीन शेयरिंग। तो एक दफ़ा आप लोग अपनी अपनी भी लैपटॉप चेक कर लीजिए अगर किसी को कोई दूसरा इशू आ रहा है। ओके जी, ठीक है, अब आपको स्क्रीन शो हो रही है। मैं जल्दी से एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने प्रीएम्बल में क्या पढ़ा है। तो हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल था उसको 1949 में लियाकत अली खान की गवर्नमेंट ने पास किया था, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी गवर्नमेंट में अपने टाइम पीरियड में प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था 1973 में। ठीक है, तो हमारे पास इंटरप्रिटेशन में आपके पास आ जाएगी ऑसबर्न लॉ डिक्शनरी और ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन जो प्रियम्बल से रिलेट करती है। प्रियम्बल क्या है इन ऑसबर्न लॉ डिक्शनरी? टू बी द recital set out in the beginning of some act, and preamble
is a clause at the beginning of constitution or statute explanatory for reasons of its enactment and the object sought to be accomplished. ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेचर है हमारे पास पॉइंटिंग आउट द बेसिस ऑफ द लॉ एनेक्टेड, अनफोल्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉस इन्फोर्स्ड, इंटरप्रेटिंग द provisions of the statute, providing an overview of the constitution, blend of historical endeavor and future policies about the subject of the law. इसी के साथ preamble is the spirit of the constitution। ठीक है, ये हमने पढ़ा। आगे हमने देखा कि प्रिंसिपल्स क्या है हमारे पास प्रियम्बल के। सबसे पहले है कि सोवरेनिटी रेस्ट विद द लॉर्ड, अल्लाह ताला के कानून के साथ हम जाएंगे, कुरान पाक के साथ हम जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ हम जाएंगे। ठीक है, हमारा जो एक स्लोगन है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये सारा उसी पे डिपेंड करेगा। सेकेंड है हमारे पास डेलीगेटेड अथॉरिटी। तीसरा है हमारे पास डेलीगेटेड अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके बाद देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इस्लामिक ट्रेड्स, securing the atmosphere suitable to the minorities, formation of federation, guaranteed fundamental rights and independent judiciary। ये सारे 8 के 8 क्लॉजेज जो हैं हमारे पास प्रियम्बल में मौजूद है। आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बेरक खोलकर भी इसको देख सकते हैं। तो क्या, और इसी से आगे हम चलते हैं। 17th April 1972, a commission was formed by National Assembly to make the draft for a new constitution. This draft was presented in Assembly on 20th October 1972. The draft made was given assent of President on 12th April 1973। इन्हीं 3 तारीखों के, सॉरी ये चौथी भी है। The new constitution was enforced on 14th August 1973। ये 4 डेट्स तो हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यूज में आपके लिए गड़बड़ क्रिएट करती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स जो बैठे होते हैं पेपर देने के लिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो इनको आपने याद रखना है कि 17 अप्रैल को क्या हुआ था, 20 अक्टूबर को क्या हुआ था, 12 अप्रैल को क्या हुआ था और 14 अगस्त को क्या हुआ था। तो उनके साथ आपने ईयर भी याद रखने, राइट। आगे चलते हैं। सैलिएंट फीचर्स में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है। सबसे पहले है आपके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एक रिटन मिस्टेक हुई है हमारे से, यहाँ पे आएगा 280 आर्टिकल। ठीक है, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के देखें तो वहां पर भी आपके पास 280 आर्टिकल्स आएंगे। यहाँ पर टाइपो एरर मिस्टेक है। 12 पार्ट्स है एंड 7 शेड्यूल्स। आगे है हमारे पास प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यस, यहाँ पर जो हम माशरती उलूम में, ठीक है, मैं मैट्रिक से पहले की बात कर रही हूँ, माशरती उलूम, सोशल स्टडीज और मुतालिया पाकिस्तान, यही 3 इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही करारदादे मकासद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो और ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं या अपने किसी घर के पास से किसी स्कूल में पढ़े हैं उनका ऑक्सफोर्ड सिलेबस नहीं है, तो उसमें फिर आपके पास आ जाता है उर्दू से रिलेटेड बुक। और वैसे भी जो हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, हमने खुद भी उर्दू में पढ़ा है गवर्नमेंट कॉलेजेस से, तो वहां पर भी आपके पास जो बुक्स अवेलेबल होती हैं उसमें भी करारदादे मकासद लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो जो आपके करारदादे मकासद आपको बचपन से याद करवाए जा रहे हैं वो ही आपका प्रियम्बल है आपके आइन का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आती, कोई मसला नहीं, आप अपनी सोशल स्टडीज की बुक निकाल लें, आप अपनी माशरत उलूम की बुक निकाल लें, किसी भी बच्चे की बुक अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसको निकाल लें और उसको देखें, तो फिर आपको साथ उर्दू में भी वो समझ में आ जाएगा। और अगर आपने बीए पास किया है, मतलब सिंपल आपने बीए आर्ट्स किया हो, तो उसमें आपके पास मुतालिया पाकिस्तान की बुक मौजूद होती है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी होती है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी होती है। तो वहां पर भी जो आपकी उर्दू की बुक होती है मुतालिया पाकिस्तान की, उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके अलावा
आगे चलते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है हमारे पास, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बाइकैमरल सिस्टम है, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। अच्छा, यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है ना कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, तो ये आपके पास आएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म। और यहाँ पे बाइकैमरल सिस्टम में ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, ए एंड बी करके। ठीक है, तो जो नेशनल असेंबली एंड सेनेट है ना, उसको आपने बाइकैमरल सिस्टम में देखना है। अगर आपसे बाइकैमरल सिस्टम का एमसीक्यूज पूछा जाएगा तो इट मींस आपने इन दोनों को देख के फिर आगे एमसीक्यूज को देखना है। इसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, आर्टिकल 29 टू 40। उसके बाद है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ। अब यहाँ पर हम जब अपने स्टूडेंट्स को पीडीएफ यहाँ इस तरह से नोट्स देते हैं तो हम उनके साथ सजेस्टेड रीडिंग बता देते हैं। जैसे यहाँ पर आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए ये सारी चीजें देखी हैं। ठीक है, ये डेट्स देखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स देखे हैं, बाकी सारी चीजें देखी हैं। तो जब आपने केसेस को देखना है, ठीक हो गया, स्टेट केसेस को देखना है या किसी और तरह से आपने केसेस को देखना है, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 को थॉरली पढ़ना है। अब तो इसमें 26 अमेंडमेंट्स हो गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक हमारा प्रियम्बल कंप्लीट हो गया है। प्रियम्बल का हमारे पास था फंडामेंटल का, जिसमें फ्रॉम प्रियम्बल टू आर्टिकल्स 40 है। अब हम चलेंगे लेक्चर 2 पे, जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स में आपके पास आ जाएंगे आर्टिकल 9, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, अच्छा वैसे अगर आपके पास बुक मौजूद हो तो हाई ट्रेजन का भी आपका एक है आर्टिकल, तो आपने उसको भी लाजमी देख लेना है क्योंकि वो क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। आर्टिकल 6 आपको बताता है हाई ट्रेजन, गद्दारी। ठीक हो गया, तो इसको आपने लाजमी देख लेना है। वैसे आप इसको सिर्फ याद रख लें कि हाइड्रोजन किसमें बताया जाता है, तो वो आपके पास है आर्टिकल 6। आर्टिकल 9 आपको बताता है फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स इंसान पैदा होते साथ ही लेकर आता है, उन्हीं को ही इसमें डिस्क्राइब किया गया है। उन्हीं को ही इसमें थोड़ा सा चेंजिंग्स करके आगे भी बताया गया है कि सिर्फ पैदा होने वाले राइट्स ही नहीं होते, उसके अलावा भी जब आप स्टेट में किसी स्टेट के सिटीजन होते हैं, तो उसमें आपके क्या बेसिक और फंडामेंटल राइट्स होंगे। ठीक है, जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के जब आप सिटीजन होते हैं तो वहाँ पर जो लॉ चल रहा होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा होता है, उसके हिसाब से आपके जो बाय बर्थ राइट्स होते हैं वो, और जो सिटीजन्स राइट्स होते हैं वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताए जाते हैं। ऑलराइट, आर्टिकल 9 डील करता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन को। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी एंड लाइफ। आर्टिकल 10 है सेफगार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अच्छा, मैं यहाँ एक और चीज आपसे क्लियर कर दूं कि यहाँ जैसे आपको एक एक लाइन अलग अलग नजर आ रही है ना, ये आपको वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगी। ठीक है, वहां पर आपको पूरा एक पैराग्राफ मिलेगा और उसी में से आपने अपने क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनाने हैं। ऑलराइट, अब जैसे आप आर्टिकल 10 सेफगार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अलग अलग 4 लाइंस मिली हुई हैं। मैंने जब सीआरपीसी पढ़ाया, सीपीसी पढ़ाया, तो मैंने उसमें बार बार आपसे शेयर किया है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी सेक्शन के, आर्टिकल के, रूल के, ठीक है, उनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। तो उसमें हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने उसमें से मेजर एलिमेंट्स निकाल कर क्वेश्चन पूरा लिखना होता है। जब आप सीआरपीसी का, क्यूएसओ का, सीपीसी का पेपर दे रहे होते हैं तो आपके पास ओपन बुक होता है। ठीक है, तो उसमें से आपने वो सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। अदरवाइज अगर आप रेडीमेड नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी ये चीज बताई जाती है। इसी तरह मैंने भी यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स जो एक आर्टिकल में आपके पास मौजूद है, ठीक है, उनको यहाँ डिस्कस किया। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि किन ग्राउंड्स पर आपको अरेस्ट किया गया है।
राइट टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस, आप अपनी मर्जी का लॉयर रख सकते हैं। द राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ये हमने सीआरपीसी में भी पढ़ा था कि आपके पास राइट होता है कि आप विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाए। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स एक्सेप्ट बाय ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। अब यहाँ जो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, एक तो ये कि आर्टिकल 10 किससे डील करता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन से, और फिर इसमें से 3 से कोई से भी एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक हो गया। आर्टिकल 10 ए है हमारे पास राइट ऑफ फेयर ट्रायल। ठीक है, पहले हमने देख लिया कि डिटेंशन क्या है, अरेस्ट क्या है, फिर हम देखेंगे कि आगे हमें क्या मिलता है। A citizen has a right to be heard by a competent, independent and impartial tribunal. ठीक हो गया। A citizen has a right to a public hearing, a right to be heard within a reasonable time, a right to counsel, a right to interpretation. ये आ जाएंगे आपके पास आर्टिकल 10A में, जो आपके पास फेयर ट्रायल के लिए राइट्स मौजूद है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 11, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। अब आपके पास जो फोर्स लेबर वाला सिस्टम आ जाता है या स्लेवरी वाला आ जाता है, तो उसके लिए फिर इन्होंने प्रोहिबिशन लगाई है आर्टिकल 11 में। स्लेवरी इज फोरबिडन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। अब अगर हम विलेजेस की बात करें या शहर में भी, सिटीज में भी ऐसा होता है कि जब कोई किसी के पैसे नहीं देता तो उसके बच्चे को उठा लिया जाता है कि जब तुम पैसे दोगे तो तब अपना बच्चा ले जाना, और ये तब तक हमारे पास यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, नहीं तो उसके घर में से किसी और फर्द को उठा लिया जाता है। समहाउ हम ये चीजें केसेस में भी देखते हैं कि पुलिस भी ऐसे करती है कि जब उनको कोई जो बताओ रेट चाहिए होता है, अगर वो नहीं मिल रहा होता तो घर में से किसी बंदे को उठा कर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इसमें, वैसे तो ये फोर्स लेबर और स्लेवरी में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप स्लेवरी में देखें तो ये स्लेवरी में जाता है कि किसी और की जगह अगर आप किसी को लेकर जाते हैं कि ठीक है जब तुम हमारी बात मानोगे तो हम इसको छोड़ देंगे, तो ये चीज फॉरबिडन है। उसके बाद फोर्स लेबर में आ जाते हैं, तो फोर्स लेबर में हमारे पास है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be engaged in any factory or mine. राइट किसी भी कान में आप काम नहीं कर सकते, किसी भी फैक्ट्री में आप काम नहीं कर सकते, लेकिन इसी तरह के कुछ कंट्रोवर्शियल केसेस हुए थे जो आर्मी से भी रिलेटेड थे और जुडिशरी से भी रिलेटेड थे कि जी उनकी बेगमात ने बच्चों पर जुल्म किए थे, तो वो केसेस भी चले थे और आप इन केसेस को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और आप सोशल मीडिया पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी आम जनरल पब्लिक जो है, उसमें आप देखें तो आम आवाम के भी यही हालात है। वो छोटे छोटे बच्चों को अपने बच्चे खिलाने के लिए रख लेते हैं और फिर वो पूरा पूरा जो 24 आवर्स है वो उनके साथ गुजारते हैं, 24/7 उनके साथ गुजारते हैं, 365 डेज। और ऑलमोस्ट कुछ मैंने देखे हैं बच्चे ऐसे जो दूसरों के घरों में गुजार रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन बात फिर वहां आ जाती है कि हम उनके लिए खुद से कुछ नहीं कर सकते जब तक उनके माँ बाप उनके लिए कुछ नहीं करते। जब माँ बाप ही कह रहे हैं कि हमने भेजा है, तो फिर वहां आप किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। आर्टिकल 12, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है पास एक्टिविटीज और पनिशमेंट्स। लॉ इज नॉट ऑथराइज्ड टू पनिश a person for an act or an omission that was not an offense at the time of act or omission. अच्छा जी, आगे चलते हैं। आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट करता है डबल पनिशमेंट और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। The law is not authorized to punish a person for any offense more than once, as well as offender will not be compelled to give witness against himself. As it is, वो आपको आर्टिकल दे देंगे और उस आर्टिकल में से आपसे पूछ लेंगे कि ये पनिशमेंट से डील करेगा या सेल्फ इंक्रिमिनेशन से, और इसी में ही आपसे आर्टिकल पूछ लेंगे कि ये आर्टिकल किससे डील करेगा। आर्टिकल 14 है इनवायलेबिलिटी ऑफ ए डिग्निटी ऑफ मैन। The dignity of man is inviolable. To respect and protect it is the duty of all state authority. Article 15 है freedom of movement. Every citizen of Pakistan has freedom of movement through Pakistan. Reasonable restrictions have been imposed by law for the benefit of the public.
मेजरली आपने यहाँ जो चीज़ें याद रखनी है, वो आपने आर्टिकल याद रखना है और आर्टिकल की स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है? ये है आर्टिकल और ये है आर्टिकल की स्टेटमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसी से आगे आ जाएँगे, हमारे पास है आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट टू ऑर्गेनाइज़। Freedom of association. Every citizen of Pakistan has right of form associations or unions, but the formation of associations should be within the limits. ठीक हो गया? ये चीजें हैं आपके पास आर्टिकल 17 तक। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन. According to Pakistan's Constitution 1973, every citizen has a right to adopt any lawful प्रोफेशन एंड कैन एस्टेब्लिश एनी लॉफुल बिजनेस. कोई भी ऐसा बिजनेस जो कानून के दायरे में आता हो, कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो कानून के दायरे में आता है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं. या अगर आपका कोई ऐसा है, जैसे ऑनलाइन हम क्लासेस दे रहे हैं, तो इसमें भी हम आपको लॉ ही पढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक. आर्टिकल 19 अब वैसे क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है और वर्क फ्रॉम होम सिंस 2020 बहुत ज़्यादा हो गया है। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अब जैसे हम लोग भी अपने प्लेटफॉर्म से आप देखें तो हमारे पाकिस्तान लॉयर्स का भी यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आपको डिफरेंट लॉज़ के बारे में लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, डिफरेंट सेक्शंस के बारे में डिटेल समझाई जाती है कि कब किस तरह से आप इस सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो गई है कि आपको कहीं जाकर क्लासेस नहीं लेनी पड़ती, पिक एंड ड्रॉप का कोई इश्यू नहीं होता और ना ही आपको ये होता कि जी आज हम ड्रेस कौन-सा पहन के जाएँ। ठीक है? तो काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें इसके लिए आसान कर दी गई हैं, तो इसमें हमारे पास फ्रीडम है आर्टिकल 18 के तहत। आर्टिकल 19 है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये सबसे बड़ा इश्यू है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर बंदा उठ के कुछ भी बोल देता है, ठीक है? स्पेशली अब तो साइबर क्राइम एक्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, साइबर विंग बहुत काम कर रहा है, एफआईए बहुत काम कर रही है। जो इस तरह की पोस्ट आपके पास आती है और उस पे जो एक वल्गर ज़ुबान यूज़ की जाती है, उसको भी अब ये लोग बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, इस पे भी लॉज़ लाने की कोशिश किए जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक पूरा ग्रुप ही उठ के ये काम करना शुरू कर देता है, उसको रोकने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छी चीज़ है कि आप अपना राइट यूज़ करते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आप अपना ओपिनियन रखते हैं, आप अपना एक्सप्रेशन देते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद है या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारे माशरे में बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, ठीक है? एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की वज़ह से बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, दूसरा जो हम अ, बाहर के मुल्कों से लाकर कुछ तहरीकें चलाना शुरू कर देते हैं, लाइक फेमिनिज़्म हो गया, लाइक इक्वालिटी हो गई और इसके अलावा वुमेन राइट्स हो गए। वुमेन राइट्स अच्छी चीज़ है, ठीक है? लेकिन उसका भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब आप देखें कि शादीशुदा औरतें भी इस वक़्त जो है वो अपने राइट्स को, अपनी ड्यूटीज़ को गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इसी तरह शादीशुदा मर्द भी अपने राइट्स को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर बीच में आ जाता है कि मुझे जो चीज़ नहीं पसंद, वो मैं नहीं करूँगी या करूँगा। ठीक? तो इससे बुराइयाँ भी बढ़ रही हैं, कुछ हद तक ये अच्छा भी है, लेकिन कुछ हद तक नहीं, अब तो ख़ैर आप कह सकते हैं कि 90% तक हमारे माशरे में इतनी बुराइयाँ फैल गई हैं कि किसी के लिए अगर आप बोलते हैं कि भई ये चीज़ नहीं सही, तो वो फिर आगे से कहता है मेरी मर्ज़ी। तो जब मेरी मर्ज़ी आ जाती है, मॉडर्निज़्म के नाम पे हम इल्लीगल चीज़ों को लीगल करना शुरू कर देते हैं या कि ये कह देते हैं कि आजकल ये चलता है, तो फिर वहाँ पर आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो आप मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है? आर्टिकल 19 ए पे चलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन. एवरी सिटिज़न हैज़ अ राइट टू हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस विदाउट एन इश्यू. नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 20 फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. यहाँ पर हम बात करें प्रोफेस रिलीजन की, तो साथ में अब यहाँ मैंने अपने ही सर्कल में केसेस ऐसे देखे हैं
कि क्योंकि डिफरेंट लॉयर्स हम बैठते हैं, फैमिली वाले भी होते हैं जो फैमिली केसेस डील कर रहे होते हैं, कुछ रिलीजियस मैटर्स को डील कर रहे होते हैं। तो उनको हम जब देखते हैं तो उनके पास ऐसे केसेस होते हैं जो डिफरेंट रिलीजन के होते हैं। अब एक मुसलमान जो है वो डिफरेंट रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करता। इवन हम क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बात आपके एथिक्स की तरफ से ली जाएगी और पिछले दिनों हमने एथिक्स भी पढ़े हैं। तो वकीला की जो एथिक्स हैं, जो आपका कोड है, कैनन्स हैं, उसके मुताबिक आपने केसेस को डील करना है। ठीक है, उसमें ऑलरेडी आपको दिया गया है कि जी विडो के लिए या ऑर्फन्स के लिए आपने सेफ सॉफ्ट साइड रखनी है। ठीक, फीस में भी और उनको गाइडलाइन देने में भी। अब इसी में आपके पास आ जाता है कि जब कोई दूसरे मज़हब का आपके पास क्लाइंट आता है तो आपने पर्सनल अटैक नहीं करना। ठीक है? कुछ आप कर जाते हैं, कुछ नए बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं समझ होती, या आप बिगिनर्स को देख लें, वो भी करते हैं, ओहो! अब इसका हम केस लेंगे, नहीं ये तो गैर मुस्लिम है, ये तो ऐसे है, ये चीज़ें आपके पास आपके इख्तियार में नहीं होनी चाहिए। ठीक है? जिस मज़हब में अल्लाह ताला ने बच्चे को पैदा किया है, उसने डेफ़िनिटली वही मज़हब आगे लेकर चलना है। ठीक हो गया? तो मज़हब की बुनियाद पे, कलर की बुनियाद पे, रंग की बुनियाद पे, या फ़िरके की बुनियाद पे, या किसी और चीज़ की बुनियाद पे आपने किसी को जज नहीं करना। हर इंसान का राइट है अपने प्रोफ़ेशन के बारे में बात करने का, अपने बिज़नेस के बारे में बात करने का, अपने रिलिजन के बारे में बात करने का, या अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को चलाने का। ठीक है? हमारे तो इस्लाम में भी ये चीज़ मना की गई है कि जब जंग भी हो, तो आपने किसी दूसरे के जो होली प्लेसेस होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना, हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना, स्कूल्स, कॉलेजेस को डिस्ट्रॉय नहीं करना, मदरसे टाइप जो छोटे-छोटे स्कूल जगह-जगह पर बने हुए होते हैं, थोड़े-थोड़े बच्चों के लिए, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना। तो फिर आप एक इस्लामिक कंट्री में रहते हुए अगर किसी दूसरे के मज़हब को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है? तो आगे चलते हैं हम आर्टिकल 21 में, सेफगार्ड अगेंस्ट रिलीजियस टैक्सेस। अब यहाँ पर आपके पास है जी, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन अदर देन हिज ओन। अभी एक सेफगार्ड दिया गया है रिलीजियस टैक्सेस से रिलेटेड, जिसमें वैसे तो कोई खास केस नहीं बनता इस पे, लेकिन फिर भी कभी-कभार ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं जिसमें इस चीज़ को डील करना पड़ता है, तो फिर हम आर्टिकल अंडर 21 जाते हैं कि अगर दोनों साइड्स को सुना जाए तो कौन सही पर है। आर्टिकल 22, safeguard to establish an educational institution of religion. Every religious community has a right to educate its followers and has a right to establish its own educational institutions. हर एक के मज़हब में यही है कि जहाँ पर एक कम्युनिटी बन रही है, वो अपना एक छोटा-सा कमरा बना लेते हैं, या अपना एक छोटा-सा हुजरा बना लेते हैं, या अपनी एक छोटी-सी चारदीवारी की इमारत बना लेते हैं, जहाँ पर वो अपने बच्चों को अपने मज़हब के बारे में समझाते हैं। तो किसी दूसरे के मज़हब को डिस्ट्रॉय करना अच्छी बात नहीं है, ऑलराइट? और इसके अलावा जो आपका अपना मज़हब है, वो भी किसी कमज़ोर के साथ ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं देता। आर्टिकल 23 है, प्रोविज़न एज़ टू प्रॉपर्टी, सिटिज़न्स हैव अ राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज़ ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके बाद है आर्टिकल 24, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिटीजन एंड नो वन कैन डिप्राइव देम ऑफ देयर ओन प्रॉपर्टीज। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आप उसके साथ चाहे जो मर्जी करें, लेकिन अगर किसी और की प्रॉपर्टी पे आप इस तरह से कोई काम करते हैं तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाती है। आर्टिकल 25 ये आपको बताता है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। ये मैंने ऑलरेडी बात कर दी थी कि रेस की बेस पे, कास्ट की बेस पे, या सेक्स की बेस पे आपने ये काम नहीं करने। इसी से आगे एक आपके पास आर्टिकल आएगा, उसे भी हम देखेंगे, लेकिन अंडर पाकिस्तानी लॉ, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर सब बराबर है। ठीक, मैंने इसी से रिलेटेड कुछ टाइम पहले एक
लेक्चर दिया है, जिसमें इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की बात करते हुए कुछ मेरे पास क्वेश्चंस आए कि जी जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो और जिनके पास पैसा कम है वो कैसे बराबर हो सकते हैं। तो देखिए जिसने जो मेहनत की है उसके पास वैसे ही लाइफ होगी, चाहे वो लग्ज़री लाइफ गुज़ार रहा है, चाहे वो जैसी भी लाइफ गुज़ार रहा है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग गरीब नहीं होते या बिलो द बेल्ट नहीं होते, उनको जायदाद से महरूम कर दिया जाता है। ठीक हो गया? तो वो उस तरह से एक लग्ज़री लाइफ़ कैरी नहीं कर सकते, इसलिए हम उन्हें समझते हैं कि जी वो गरीब है, वो इक्वल नहीं है, ये कम है, इसलिए हम इन्हें अपने साथ नहीं बिठा सकते, ये छोटे लेवल के हैं तो इसलिए अब देखें हर इंसान के पास 2 ही आँखें हैं, 2 ही हाथ हैं, 2 ही पाँव हैं, एक आपकी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है, सबके पास 2-2 चीज़ें हैं, ठीक है? हर इंसान को अल्लाह ताला ने बाय नेचर डिफरेंट बनाया है। किसी में कोई क्वालिटी ज़्यादा होगी, किसी में कोई क्वालिटी ज़्यादा होगी। ठीक? अब एक्सेप्ट करना या ना करना हम इंसानों पे डिपेंड करता है। ऑलराइट? तो आप अगर किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो चाहे वो आपसे कम ही क्यों ना हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपने किसी को एक्सेप्ट नहीं करना, तो चाहे उसके पास लग्ज़री गाड़ी ही क्यों ना हो, वो लग्ज़री लाइफ़ ही क्यों ना स्पेंड कर रहा हो, जेट ही क्यों ना हो उसके पास, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करें, ठीक है? तो इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न्स आपके पास इसी से रिलेटेड है। आगे चलते हैं आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास है राइट ऑफ एजुकेशन। आर्टिकल 25 ए के फ़ौरन बाद है आपके पास 25 राइट ऑफ एजुकेशन। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 टू 16 इयर्स। ये आपकी आ गई फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है 5 टू 16 इयर्स। अगर आपके पास 5 नहीं पूछा गया तो फिर 16 पूछा जाएगा, अगर 16 नहीं पूछा गया तो फिर 5 पूछा जाएगा। यहाँ दोनों भी आ सकते हैं ए एंड बी करके। Article 26 non-discrimination in respect of access to public places. Every citizen has a right to access places of public entertainment. There will be no restriction against an citizen on the basis of race, religion, caste, sex, residence or place of birth. अच्छा इंसान के अंदर दोनों एलिमेंट होते हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। डिपेंड आप पे करता है कि आपने किसके साथ जाना है। ऑलराइट? तो अगर आपके अंदर नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है, तो फिर आप डेफ़िनेटली हर एक को जज करेंगे उसकी नस्ल से, उसके मज़हब से, उसके फ़िरके से, उसकी जिसामत से, जिन्स से, उसके रहने-सहने से और जहाँ पर वो पैदा हुआ होगा। हाँ, अगर कोई यूके में पैदा होगा तो डेफ़िनेटली आप उसको सरांखों पे बिठाएँगे जैसा हमारे यहाँ पे होता है। हमारे हर शहर में होता है, हर गाँव में होता है, हर कस्बे में होता है। अगर कोई बंदा यूके से वापस आया है, तो बस फिर वो तो गाँव का चौधरी हो गया, ठीक हो गया? लेकिन उधर ही उसी कस्बे में अगर कोई दूसरा बंदा रह रहा है जिसके पास लग्ज़री लाइफ़ है, तो वो भी उसके आगे फीका पड़ जाएगा। वो भी उसके घुटनों को हाथ लगा रहा होगा, वाह जी वाह! यूके से चौधरी साहब आए, ठीक? तो ये चीज़ अब आप पे डिपेंड करती है कि आप किसी को कैसे ट्रीट करते हैं। एक रिस्पेक्ट एलिमेंट अलग होता है, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जानबूझकर किसी को सर पे बिठा लेना, जस्ट बिकॉज़ कि उसके पास पैसा ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज़ के वो यूके से वापस आया है, जस्ट बिकॉज़ कि उसने कोई लग्ज़री गाड़ी ले ली है। तो ये थोड़ी चीज़ें आपके उठने-बैठने में भी फ़र्क क्रिएट करती हैं। आर्टिकल 27 है हमारे पास सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सर्विस। एवरी सिटिज़न हैज़ अ राइट टू गेट जॉब विदाउट एनी प्रॉब्लम। जॉब्स बेसिकली तो हमें जॉब्स मिल ही नहीं रहे ना और देखा जाए तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लॉ ग्रेजुएट भी हैं, डिफरेंट टेस्ट देते हैं, डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में एप्लीकेशंस देते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती तो वो फिर डिसहार्ट होकर वकालत भी छोड़ देते हैं कि जी जॉब नहीं मिल रही, केसेस नहीं मिल रहे, तो हम आगे सर्वाइव कैसे करें? फिर वो कोशिश करते हैं कि जी हम लोग यहाँ से बाहर ही निकल जाते हैं, हमारे लिए आउट ऑफ पाकिस्तान ही ज़्यादा बेटर है।
ठीक है। नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रिलीजन। मैंने कल नहीं, खैर कैनन्स जो एथिक्स हमने पढ़े थे उनमें भी कहा था कि वो चीज़ें सिर्फ पढ़ने वाली हैं। तो यहाँ पर भी आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ें पढ़ने वाली ही हैं, सिर्फ इन्हें पेपर की हद तक याद रखिएगा। बाकी आपने वही करना है जो आपके सीनियर्स ने कहना है, जो आपके पेरेंट्स ने कहना है, या जो आपके बड़े घर पे मौजूद हैं या बाहर मौजूद हैं, आपने उन्हीं के साथ चलना है। Article 28, right of language, script and culture. The national language of Pakistan is Urdu, but any section of a citizen having different language, script or culture has a right to preserve and promote, sustain and establish the institution. अच्छा जी, अ, मैं लेक्चर्स भी देती हूँ, मैं वकील भी हूँ और इसके अलावा मैं फ्रीलांस राइटिंग भी करती हूँ। तो अक्सर ही जब हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो बीच में से हमारा ज़मीर हमें कहता है कि जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी इंग्लिश में लिखी हुई है, लाइक द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू। ये चीज़ भी हमारे पास इंग्लिश में लिखी है। एनी हाउ, एक नोटिस आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जी सारी जो ऑफिशियल वर्क हैं उसको भी आप उर्दू में कर दें, लेकिन वो नोटिफिकेशन भी इंग्लिश में था। एनी हाउ आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज है हमारे पास, साथ साथ हम सिलेबस भी देखते हैं। हमने क्या किया है, प्रियम्बल कर लिया है, हमने फंडामेंटल राइट्स कर लिए हैं, और अब हम आ गए हैं पार्लियामेंट पे। आई थिंक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज नहीं है इसमें ऐड, लेट मी चेक। यस, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज नहीं है हमारे पास यहाँ, शायद एक में मैं 28 हमने पढ़ा, तो ये है आगे 31, ठीक है। ये हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, आप इसको देख लीजिएगा अपनी बैरक में, जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक अवेलेबल है वहाँ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि नोट्स बनाए हुए होते हैं। तो फिर हमने चैप्टर्स के हिसाब से यहाँ जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से, सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ये है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश उर्दू मैथ वाला, समझ लें, आपके मैम ने तो बोला था सब्जेक्ट है, तो आप इंग्लिश उर्दू इस्लाम में ढूंढ रहे हो, ठीक है। आपके पास है ये चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, और ये स्टार्ट होता है बेसिकली 29 से, लेकिन इसके एमसीक्यूज जो लॉग एड के लिए स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 31 से। ऑलराइट, तो यही है आपका सिलेबस जो बता रहा था प्रियम्बल टू 40। हमने फंडामेंटल राइट्स में कहाँ तक पढ़ा, 28 तक, ये हमारा लास्ट था। और इसी में हम आगे चल रहे हैं, 40 तक जाएंगे तो हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 2, जो हमें बता रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, ठीक। तो आपने ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज देख लेने हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 31 इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, इसको हम ऑलरेडी प्रेम्बल में भी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी हमने फंडामेंटल राइट्स में भी डिस्कस किया है कि आपका जो राइट टू लिव है वो इस्लामिक वे के हिसाब से होगा, ठीक। आर्टिकल 32 है प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। It is responsibility of state to encourage local government institutions in such manner that such institutions should be composed of elected representatives of the concerned areas, and special representation should be given to peasants, workers and women in such institutions. हमने वहाँ पे भी पढ़ा चाइल्ड एंड वुमेन के हवाले से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो पॉलिसीज आ रही हैं वो है प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। तो उसमें भी आपके पास है कि जो आपने स्पेशल रिप्रेजेंटेशन देनी है वो देनी है पेजेंट्स को, वर्कर्स को और वुमेन्स को। आर्टिकल 33 है parochial and other similar prejudices to be discouraged. It is responsibility to state to discourage parochial, racial, tribal, sectarian and provincial prejudices among the citizens. अब ये भी सिर्फ याद रखने वाली बात है, इसको दिमाग में बिठा के केसेस करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आर्टिकल 34 फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ। हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ प्रिंसिपल दिया गया है
आर्टिकल 34 में कि वुमेन को हर जगह पर जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई और चीज़ हो वो मिलनी चाहिए, ठीक है? तो अब हमारे पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो काम कर रही हैं जो काम कर रही हैं और बताती हैं कि जी हम लोग ये जॉब कर रहे हैं, हम लोग ये करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर हमारा होता है कि जी बच्चियों को आगे लाया जाए, ठीक है? तो उसमें आपने देखना है कि जी वुमेन्स को आगे लाया जाए, फिर वो स्कूटीज़ भी चला रही हैं, फिर अब आपके पास अ, एक डिमांड आई थी कि जी लड़कियों के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अलग किए जाएँ, ठीक है? तो वो तो ख़ैर पूरी नहीं की गई, लेकिन फिर भी जब आप लड़कियाँ कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं, तो अपने आप को सँभाल कर जाया करें, ताकि कल को किसी को ये ना कहना पड़े कि जी बेटी को भेजा था ना, अब ये हुआ है। तो हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, तो हम इस तरह के बहुत से केसेस डील कर रहे होते हैं जिसमें मर्दों का जो हम लेडी लॉयर्स को देखने का नज़रिया होता है ना वो बदल जाता है कि ये लोग बाहर निकलती हैं तो पता नहीं क्या-क्या कुछ करती हैं। ऑलराइट? तो अपना और हमारा पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए आप लोगों को खुद पे कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। आर्टिकल 35 है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट मैरिज, फैमिली, मदर एंड चाइल्ड। अब यहाँ आप डिफरेंट आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपके पास बार-बार आ रहा है स्टेट, स्टेट, स्टेट। स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको करनी चाहिए, कुछ हद तक कर भी रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो डेफ़िनेटली स्टेट ने कुछ किया है तो हम लोग यहाँ बैठकर आपको पढ़ा भी रहे हैं, आपके केसेस भी देख रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं और आपके लिए एक रोल मॉडल की तरह पेश भी हो रहे हैं, ठीक है? हर चीज़ में नेगेटिविटी अगर हम देखेंगे तो हम पॉज़िटिविटी कब देखेंगे? हमारे डेफ़िनेटली हम अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं अभी तक तो हमारा वो एक सीन नहीं है कि हम लोग अपने सिर्फ़ हम लोग अपने जो कहते हैं ना करेंसी उसे कोई इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दें या कुछ हद तक अगर हम स्टॉक एक्सचेंज या इसमें अगर जैसे भी पिछले दिनों कुछ मीम बन रही थी कि जी स्टॉक एक्सचेंज अकेला ही ऊपर जा रहा है, अवाम को नहीं लेके जा रहा। तो इस तरह की अगर चीज़ें हमारे यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाए ना, तो पाकिस्तान से बेहतर मुल्क ही कोई नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पास आप देखें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है वो स्टेट से रिलेटेड है। ऑलराइट? कि स्टेट आपके लिए क्या करती है। तो स्टेट हमारे लिए बहुत कुछ कायदे-आज़म हमारे लिए कर गए हैं। फ़ातिमा जिन्ना भी कर गई हैं, लियाकत अली ख़ान ने भी किया और जितने हमारे इलामा इक़बाल जैसे हमारा एसेट्स हैं, ठीक है? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया तब आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? तो अक्सर ये होता है कि जी फलाने ने हमारे लिए क्या किया? तो फलाने ने जो आपके लिए किया उसको एक्सेप्ट करें, बजाए इसके कि आप उसको डिग्रेड करें। आगे चलते हैं आर्टिकल 36 है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। देखिए स्टेट की तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड वो तो है, वो तो हर तरह से निभा रहे हैं। आपने देखा होगा ये माइनॉरिटी का वाक़या नहीं था, लेकिन हमारी अवाम में अवेयरनेस नहीं है। पिछले कुछ टाइम पहले कोई आप लगा लें 6 टू 5 मंथ्स पहले इस हमारे पास एक आया था इंसिडेंट लाहौर में हुआ था। उस वुमन ने उस लेडी ने कुछ लिखाई वाले कपड़े पहने हुए थे, ठीक है? उसके ड्रेस पे कुछ लिखावट की गई थी, कुछ राइटिंग की गई थी। अब वो थी या अरेबिक राइटिंग थी या वो उर्दू राइटिंग थी या व्हाटएवर। लेकिन हम लोगों ने या वहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या किया जी, इसने कुरानी आयत पढ़ी, बेहुरमती हो रही है। पहली बात तो ये मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, मैं अक्सर अपने सर्कल में भी कहती हूँ, स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि जब आपने कोई चीज़ पढ़ी हुई होती है ना, तो फिर आपको उसके सही और गलत का फ़र्क पता होता है, ठीक है? अब अगर किसने कुरानी आयत पहनी है, किसने उर्दू खताती पहनी है, किसने इंग्लिश खताती पहनी है, ये चीज़ अगर आपने पढ़े हुए हैं ना अल्फ़ाज़ या कुरान पाक आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। हम लोग
मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। मुझे पता होता है क्योंकि मैं इतने बचपन से उसको पढ़ती हुई आ रही हूँ, तो मुझे अब लफ्ज़ों की पहचान हो गई है कि किस लफ्ज़ का क्या मतलब है। इसके अलावा हम वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिंपल एफ़ए, सिंपल बीए किया था, ठीक है? तो हमें पता है कि हमने जो सिंपल एफ़ए में इस्लामियात इख्तियारी पढ़ी थी, इस्लामियात ऑप्शनल पढ़ी थी, ठीक है? उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट हमारे पास कुरान पाक की सूरतें मौजूद थी जिनको हम ट्रांसलेट भी करते थे। उनके हम आप कह लें कि जोड़-तोड़ करके उनको पढ़ते थे और हमें पढ़ाया भी जाता था। हमारे टीचर्स हम पे मेहनत भी करते थे। इसलिए अब हम जब कुरान पढ़ते हैं, तो हमें कुछ हद तक कुरान पाक के अरेबिक वर्ड्स का मतलब याद होता है। अगर आप में से किसी ने पढ़े हैं, तो फिर आपको भी पता होगा कि जब कुरान पाक आप पढ़ रहे होते हैं बैठ के, तो आपको कुछ-कुछ लफ्ज़ों के मतलब याद रहते हैं। अगर आपने कुरान पाक अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो फिर तो आपको पता चल जाता है कि कौन-सी अरेबिक डिफरेंट है और कौन-सी अरेबिक कुरान पाक वाली है। ठीक है? अब हमारे जो सऊदी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास आते हैं या हमारे अगर कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं या इस तरह की कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे अरेबिक यूज़ की जाती है, तो वो कोई प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। अब उसपे भी आप देखेंगे अरेबिक लिखी हुई होती है, बट इट डज़न्ट मीन कि वो कुरान पाक के हरूफ हैं, ठीक है? तो हमेशा बात ये होती है कि जब आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। ठीक है? कि किस चीज़ में क्या डिफ़रेंस है। अब माइनॉरिटीज़ की बात आई है, तो आपको याद होगा कि जो सियालकोट का एक वाक़या हुआ था, उसमें मैनेजर, जो श्रीलंकन मैनेजर था, उसको ये कहकर जला दिया गया था कि जी ये तो कुरान पाक की बेहुरमती की है इसने। तौहीन रिसालत भी की है, कुरान पाक की बेहुरमती भी की है, कुरान पाक जलाया भी है। अब एक ऐसा इंसान जो हमारी कम्युनिटी से है ही नहीं, उसको क्या पता कि कुरान पाक कैसा होता है? उसने कभी अपनी लाइफ में खोल के नहीं देखा होगा, ठीक है? तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती ही है, लेकिन एक मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, आपने उसको भी देखना है, ऑलराइट? हर चीज़ उठाकर स्टेट पे नहीं डाल देनी, स्टेट क्या करे? आप लोगों के कूड़े भी आके उठाए, उठाती भी है वो, फिर भी अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल करें मैं खुद मोटरवे पे ट्रैवल करती हूँ जब इस्लामाबाद टू लाहौर जाना हो। मैं खुद ट्रैवल कर रही होती हूँ और हम देख रहे होते हैं कि मोटरवे पे भी लोग क्या करते हैं, गाड़ी का शीशा नीचे करके कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। अब यहाँ पर स्टेट क्या करे? हर चीज़ में स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कुछ चीज़ें आपने खुद भी करनी है, ठीक है? तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ में अपना भी हिस्सा डालें, उनको प्रोटेक्ट करें। हाँ, जहाँ कोई गलत हो, आप 4 लोग बैठ के उसको आराम से तसल्ली से हल कर सकते हैं। समझा सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि जी उसको जला दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वहाँ पर स्टेट क्या करे? स्टेट भी पीछे हट जाती है कि जी अवाम वैसे ही जाहिल है, इनको पता तो है नहीं, हम इनको बचाने जाएँगे उल्टा हम पे मुद्दा पड़ जाएगा। ऑलराइट? तो ये चीज़ें खुद भी समझें, अपने घरवालों को भी समझाएँ, अपने आगे-पीछे लोगों को भी समझाएँ, आप जिस-जिस सर्कल में बैठते हैं उन्हें ये चीज़ें बताया करें। हम लोग यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट कर के खप जाते हैं और फिर बाद में हम वही देखते हैं जो हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं उसका उल्टा ही हो रहा होता है। आर्टिकल 37 है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स इसमें हम देख लेंगे हमारे पास इविल्स क्या है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड एरियाज रिमूवल ऑफ इलिटरेसी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन कंडीशंस ऑफ वर्क प्रिवेंशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर अच्छा जी यहाँ पर ये पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास 5 जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जी डेवलपमेंट की जाए बैकवर्ड क्लासेस एंड एरियाज़ की, अब तो काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो रही है। बल्कि पिछली गवर्नमेंट्स भी करती रही हैं, जब से पाकिस्तान बन रहा है, अच्छी-अच्छी जगहों पर डेवलपमेंट्स हो रही है। मैं अगर अपने एरिया की बात करूँ फ्रॉम सराय आलमगीर टू सोहावा, मैं जेहलम से बिलॉन्ग करती हूँ सराय आलमगीर टू सोहावा। अगर हम इस एरिया की बात करें, तो इस वक़्त जेहलम, मीरपुर, सराय आलमगीर पाकिस्तान के अमीर शहरों में आ रहा है, ठीक है? कि यहाँ से लोग ज़्यादातर यूके यूरोप या डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में होते हैं और ज़्यादा पैसा वो लोग पाकिस्तान में भेजते हैं।
ठीक है? और इसके अलावा ब्रांडेड सिटीज़ में देखा जाए तो झेलम सबसे ज़्यादा इस वक़्त आगे जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा एक लाहौर का है, कराची का है, पेशावर का है, या आप कह लें कि इस्लामाबाद है। तो ये सिटीज़ तो हमेशा से ही बिक रहे हैं, डेवलप्ड रहे हैं, ठीक है? लेकिन हम अगर छोटे एरियाज़ की या बैकवर्ड्स की बात करें, तो इस वक़्त ये एरियाज़ बहुत हाइप पे जा रहे हैं। ऑलराइट, आगे है लिटरेसी। लिटरेसी के बारे में भी मैं अगर बात करूँ, तो लिटरेसी हर माँ-बाप पे डिपेंड करती है। बच्चे पे भी डिपेंड नहीं करती कि वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। माँ-बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और माँ-बाप होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता। बहुत से ऐसे माँ-बाप हैं हमारे अभी भी गाँव एरिया में, विलेजेस एरिया में, कस्बों में, जो बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करते। और वो कहते हैं कि जी आगे चल के इसने पढ़ के क्या करना है? 25,000 की नौकरी करनी है, 30,000 की नौकरी करनी है, इससे अच्छा है ये माल मवेशी पाल ले और अपना गुज़ारा कर ले। ठीक है? तो माल मवेशी पालना भी एक बिज़नेस है। ये भी आप उसमें नहीं लेके जा सकते, लेकिन बिज़नेस अगर आप इस तरह के कर रहे हैं, जो आपके फैमिली बिज़नेसेज़ हैं, तो फिर उसमें ये होगा कि आपको एजुकेशन एट लीस्ट 10 तो पढ़नी चाहिए। अब तो ख़ैर 10 का भी ज़माना नहीं रहा, कम से कम आपको 16 या 14 तो पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं टेक्निकल प्रोफ़ेशनल एजुकेशन, ये तो बहुत ग्रो कर रहा है, आपको पता है, हर जगह फ्रीलांसिंग हो रही है। हर जगह टेक्नोलॉजी के साथ काम हो रहा है। कंडीशंस ऑफ वर्क है, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है और मैं ये कहूँगी हमेशा इट्स स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। स्टेट का क्या करेगी स्टेट खाली उठ के? हमारे ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे उठ के? हमारे ऑफिसर्स क्या करेंगे उठ के? वो एक कानून पास कर देते हैं। उस पे अमल करना ना करना अवाम का काम बनता है। सबसे ज़्यादा तो जो हम रिश्वत दे देते हैं, पैसे दिए फ़ारग, पैसे दिए फ़ारग। तो ये चीज़ें जब अवाम खुद नहीं ख़त्म करेगी तो उसमें स्टेट क्या करेगी? आगे चलते हैं प्रिवेंशन ऑफ कंज़म्पशन और अल्कोहलिक लिकर, तो ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी ह्यूमन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? आप अल्कोहल पीते हैं, नहीं पीते, यूज़ करते या नहीं करते, ये भी अब स्टेट आपके घरों में जाके चेक करेगी। हुँ। वैसे तो हर जगह आपको मिल जाती हैं, कहीं न कहीं ऐसे इल्लीगल भी बने हुए हैं जहाँ पे आपको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए। स्टेट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाइए। ऑलराइट, आगे है हमारे पास आर्टिकल 38 जो प्रमोट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक वेल-बीइंग ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, फैसिलिटीज़ फॉर वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी, एलिमिनेशन ऑफ रिबा। इसी में आगे चलते हैं 39 है हमारे पास पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म फोर्सेस एंड आर्टिकल 40 डील करता है स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस। सबसे पहले आप अपने मुल्क में पीस जो आपका अल्लाह ताला ने जो हमारे इस्लाम ने हमें बताया हुआ पीस उसको कायम करें, उसके बाद आप इंटरनेशनल पे प्रमोट करें। ऑलराइट, हमारे यहाँ पर स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो वो पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान का इमेज कुछ हद तक काफ़ी बेहतर है, स्पेशली जो जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया को लेकर बातें हुई थी, वो भी काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट था, ठीक है? तो अपने लेवल पे भी कोशिश करें, ताकि जब आप कहीं पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करें किसी दूसरे कंट्री में या कहीं और, या आप अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ आप जैसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप, जैसे मैं करती हूँ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, तो हम वहाँ पे मेरी पूरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान का मेरे बिहाफ़ पे कोई गलत इमेज ना जाए। हम लोग पॉज़िटिविटी की बात करते हैं। हाँ, जहाँ पर आपका होता है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं या कोई ऐसी बात हो जाती है तो सॉरी कर दें। सॉरी करने से किसी का कुछ नहीं जाता। लेकिन एट लीस्ट वो ये चीज़ फ़ील कर लेते हैं कि हाँ, भई इसने हमारे साथ कोऑपरेट किया। अब इसी पे मैं एक छोटी-सी आपको इंसिडेंट बता दूँ। मेरी डील थी प्रोजेक्ट के लिहाज़ से फ्रांस के एक पर्सन के साथ। अब उसका जो एटीट्यूड था वो बड़ा टॉन्ट वाला था। कि जी ये पाकिस्तान से है, इसको तो किसी तरह से डिग्रेड ही करना है।
लेकिन फिर भी उसको पॉजिटिव एटीट्यूड दिया और उससे प्रोजेक्ट भी लिया, उसके साथ काम भी किया और फिर बाद में उससे तारीफ भी सुनी कि हाँ आप पाकिस्तान से थे, मेरा माइंडसेट डिफरेंट था और मैं माजरत करता हूँ। उसने सॉरी किया, हमने एक्सेप्ट किया, बात खत्म हो गई। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई सामने से गाली दे रहा है तो आपने गाली ही देनी है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अनोइंग होते हैं जिन्हें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको आप या तो ब्लॉक कर दें या फिर आप उनके थोड़ा-सा उनसे हट जाएँ कि भई ये मेरे काबिल नहीं है या मैं इससे बात नहीं कर सकता या मैं मज़ीद बात करूँगा तो हमारे दरमियान प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है? तो खुद से मसले को सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ना बजाए उसको बढ़ाया जाए। आगे चलते हैं, हमारे पास पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में हम थोड़ी-थोड़ी चीज़ें देखेंगे, सारी नहीं देखेंगे। वही जो लॉ गेट से रिलेटेड है। आर्टिकल 50 है पार्लियामेंट पे, कंसिस्टेड ऑन प्रेज़िडेंट एंड 2 हाउसेस, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। बाकी ये है आर्टिकल 51, इसको आप जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख सकते हैं, मतलब कि बेरेक में भी देख लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो रिकॉर्डिंग में आप इसको स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ़ इसमें ये जो आ जाता है 342 सीट्स थी, अब वो 336 हो जाती हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा और साथ आप इनकी एज देख लीजिएगा और अनसाउंड माइंड, ये 3 चीज़ें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आपको नॉर्मली पता है कि जो पाकिस्तान में रहेगा, वही एमएनए बन सकता है। उसके बाद आएगा आर्टिकल 52 ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली ये 5 साल का है। आर्टिकल 53 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर से रिलेट करता है, इलेक्ट्स फ्रॉम अमंग्स्ट मेंबर्स। मेक बिफोर द नेशनल असेंबली ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल। शेड्यूल देख लीजिएगा। उसके बाद आपके पास आएगा एब्सेंट और अनेबल पर्सन जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको रिमूव कर दिया जाता है या जो जिसको कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं फिर उनको नहीं रखा जाता, उनकी जगह पर डिप्टी स्पीकर या और कोई ऐसा बंदा हो जो अवेलेबल हो तो उसको कर दिया जाता है। अदरवाइज फंक्शंस वही संभालते हैं जिनकी सीट होती है। द स्पीकर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। ऑफिस को रिजाइन करने से पहले वो जाके प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देता है। The Deputy Speaker may, by writing under his hand address to the Speaker, resign his office. When the National Assembly is dissolved, the Speaker shall continue in his office till the person elected. अब यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें हैं जिसमें आप एमसीक्यूज देख सकते हैं और आर्टिकल 53 किसको डील करता है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। आगे है समनिंग एंड प्रोरोगेशन, डिसकंटिन्यू ऑफ पार्लियामेंट। एटलीस्ट 3 सेशंस ऑफ द नेशनल असेंबली एवरी ईयर। 3 ऐसे सेशन होते हैं जो हर साल होते हैं नेशनल असेंबली के, ठीक है? और होने ज़रूरी होते हैं। तो इसकी जो टाइम लिमिट दी हुई है कि कब-कब होने चाहिए, नॉट मोर देन 120 days shall intervene between the last sittings of the assembly in one session and provided that the National Assembly shall meet for not less than 130 working days in each। ठीक हो गया? और यहाँ पर हमारे पास रिक्वेजिशन क्या आती है, ऑन द रिक्वेजिशन साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ऑलराइट, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक ये हो गया आपके पास एवरी सॉरी लीस्ट 3 ईयर 3 सेशंस इन अ ईयर। उसके बाद आ जाएगा 120 डेज, फिर आपके पास आ जाएगा 130 डेज और फिर आ जाएगा नॉट लेस देन 1/4। तो इसको आपने याद रखना है। आगे चलते हैं 55 पे, वोटिंग इन असेंबली एंड कोरम। इसमें आपका जो वोट सिस्टम होता है वो होता है एटलीस्ट 1/4। ठीक, ये आपके पास आ जाता है 1/4। आर्टिकल 56 एड्रेस करता है प्रेसिडेंट को, सॉरी एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। बोथ हाउसेस टुगेदर और सेपरेट पास द बिल आफ्टर जनरल इलेक्शन और अर्जेंसी। तो ये 4 चीजें जो है वो एड्रेस बाय प्रेसिडेंट पे आती हैं आर्टिकल 56 में। 57 है हमारे पास राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट। तो कौन-कौन कर सकता है स्पीक? ये लोग हैं जो कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल और अदर बाय द परमिशन ऑफ दीज 4 पर्सन्स और स्पीकर। ऑलराइट, आर्टिकल 58 है डिसोल्यूशन। तो ये होगी प्रेसिडेंट एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद इन 48 आवर्स, जिसको अक्सर हम कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस।
आर्टिकल 59 सेनेट में आ जाएगा 104 मेंबर्स, 14 ईस्ट प्रोविंशियल असेंबली, 8 फाटा और ये बाकी जितनी भी आपकी रह जाती है वो आप ज़रूरी नहीं है कि याद रखें, जो मेन चीज़ें थी वो 104 और ये है बस याद। आर्टिकल 68 चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, तो इसमें से भी आपके पास आ जाएगा सेनेट शैल इलेक्ट एनी मेंबर एज चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमंग्स, they shall take the oath of their office. Chairman and deputy chairman can be removed from their office passing a resolution. कोई resolution पास करेंगे उसमें भी आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए, तो आप उसको हटा सकते हैं। वैकेंसी हो सकती है, वैकेंसी होगी तो फिर उसके लिए आप वोटिंग कर सकते हैं। ये सारा सिस्टम आ जाता है और ये अक्सर हम वैसे अगर कभी घर पे हों तो देख लेते हैं जब ये सिस्टम चल रहा होता है, लेकिन अगर हम घर पे नहीं होते तो फिर डेफिनेटली हम इसको नहीं उतना देखते। आर्टिकल 62 क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स, घर पे होने से मुराद ये है कि टीवी पे दिखाया जाता है, हमारे घर में नहीं हो रहा होता। आर्टिकल 62 क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स, मुस्लिम बाय फेथ, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एमएनए नॉट लेस देन 25 years, senator not less than 30 years, no office of profit, no bankrupt, mentally and physically fit, good character, knowledge of Islam। ये सारी क्वालिटीज आपके मेंबर्स में होनी चाहिए, जो कि मुश्किल है। एनी हाउ आगे चलते हैं। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन, तो प्रोसीजर फॉर इलेक्शन है हमारे पास डिफाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन का एक्ट आपको लाजमी पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन के केसेस को भी डील करते हैं। जब कभी ऐसा कोई केस आता है और मुद्दा नजर आते हैं तो हम उनको पूछते हैं, सर आज आपने क्या किया था? तो इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। कुछ चीजें पॉलिटिकल वे में भी चल रही होती हैं, कुछ चीजें आपके tenant को लेकर भी चल रही होती हैं, कुछ चीजें आपके किसी और तरीके से भी चल रही होती हैं। तो फिर जो इस तरह के लॉयर्स होते हैं उनके साथ बैठा करें ताकि वो आपको मजीद इस तरह के लॉज बता सकें। ऑलराइट, आगे चलेंगे। आर्टिकल 63 इम्पोर्टेंट है, डिस्क्वालिफिकेशन, unsound declared by court, insolvent, dual citizenship, office of profit, convicted by a court, removed from any other government office or job or defaulter। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं वही आपके लिए। अच्छा, 63 डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, रिजाइंस फ्रॉम ए पार्टी एंड जॉइन अनदर। हमारी आम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको लोटा कहा जाता है। इस पर एक हमारे सर थे, तो मैम आपके साथ आप इसके साथ जो है ना ऐसे ऐड कर ले, तो हम जस्ट फॉर फन एलिमेंट इसको ऐड करते हैं, अदरवाइज आपने इसको ऐसे याद नहीं रखना। आर्टिकल 64 वेकेशन ऑफ सीट्स है, इफ यू रिजाइन एब्सेंट फॉर 40 days कंटिन्यूसली। आर्टिकल 65 डील करता है आउट ऑफ मेंबर्स को। आर्टिकल 66 डील करता है प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स को। प्रिविलेजेस क्या होती हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, नॉट लायबल टू प्रोसीड इन द कोर्ट्स, ये दो आपके पास प्रिविलेजेस। आर्टिकल 68 रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट आ जाएगा। और इसके बाद जो ये आगे वाले हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने जस्ट यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ, जस्ट रीड द आर्टिकल 73 to 89। ये अक्सर ही एमसीक्यूज में नहीं आते, जो आते हैं वो आपसे शेयर। नेक्स्ट हम चलते हैं जुडिकेचर पे। जुडिकेचर पे हम देखेंगे इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, बाकी हमने पॉइंट्स को रिमूव कर दिया है क्योंकि वो अनइम्पॉर्टेंट थे, और साथ इसमें भी हमने शायद कहा है कि जी आप इसको बाकी को रीड कर लीजिएगा। ठीक हो गया, तो ये है आपके पास जुडिकेचर, इसको देख लेते हैं फटाफट से क्योंकि टाइम भी हमारा काफी ओवर हो रहा है। आर्टिकल 175 से 212 तक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसमें है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ ईच प्रोविंस, ए हाई कोर्ट फॉर आईसीटी, एस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स, ये है आर्टिकल 175। इवन मुझे याद आया कि मेरा एक लेक्चर भी था पाकिस्तान लॉयर्स के साथ जो रिट्स पे था, और मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो मुझे कैंसिल करना पड़ा था, तो वो इसी से रिलेटेड था जिसमें रिट्स आती हैं। ठीक है, तो खैर अब तो अमेंडमेंट आ गई है, तो उस हिसाब से भी आपका काफ़ी कंसंट्रेशन चेंज हो गया है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो यही है। ठीक है, जब आपका सिलेबस चेंज होगा तो फिर आपने नए वाले के साथ जाना है, अभी आपने इसको एज इट इज ही पढ़ना है। ऑलराइट, ये मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। आर्टिकल 175 है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो इसमें आ जाएगा। साथ आपने, ये मैं आपसे जस्ट शेयर कर रही हूँ, इसको पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि इसमें से कोई इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो बस ये याद रख लीजिएगा कि आर्टिकल 175 ए डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को। और अगर आपने इसको कंप्लीटली थॉरली पढ़ना है, तो वो आप जाकर अपना बेरेक भी देख सकते हैं और इसको भी स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। लॉ गेट में आपके पास क्योंकि 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स में फिर हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, राइट? आगे है, हम देखते हैं 177 अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी होने चाहिए, टेन्योर 5 इयर्स का होना चाहिए, नॉट लेस देन 5 इयर्स बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट, नॉट लेस देन 15 इयर्स बीन एन एडवोकेट हाई कोर्ट। आर्टिकल 178 है, ओथ ऑफ ऑफिस बिफोर प्रेसिडेंट होगा, एनी अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो, अकॉर्डिंग थर्ड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आपने इसके शेड्यूल्स लाजमी देखने हैं। आर्टिकल 179 है, रिटायरिंग एज 65 इयर्स, रेजिग्नेशंस एंड रिमूवल। अगर 65 इयर्स हो गया है तो डेफिनेटली वो खुद रिटायर हो जाएंगे। अगर नहीं हुए और किसी बेस पे या किसी रीजन की वजह पर रिजाइन करना चाहते हैं तो उसका तरीका बताया गया है। और अगर आपको लगता है कि ये जज अच्छा काम नहीं करे तो फिर उनको रिमूव किया जाता है। ये 3 सिचुएशन है। आर्टिकल 180 है, एक्टिंग चीफ जस्टिस सीट वैकेंट है, एब्सेंट और अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी है, एनी अदर कॉज है, कोई भी और पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, कोई किसी भी तरह का कोई कॉज हो। वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। आर्टिकल 181 एक्टिंग जजेस हैं, सीट वैकेंट है, एब्सेंट है और यही वो ही आ जाएगा आपके पास, लेकिन इनकी जजेस की नोयत डिफरेंट हो जाएगी। ऑलराइट, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक आ गया है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस और अर्जेंसी और नेसेसरी। ठीक है, इसमें आपके पास आ जाएंगे 3 इयर्स एक्टिव जज होना चाहिए जो अप्रूव करेंगे प्रेसिडेंट। फिर आ जाएगा विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पर एक डिफरेंट चीज आ गई है, प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने ऐड किया हुआ है कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और इनका टेन्योर यहाँ तो लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है, ये बेस करता है कि किस चीज के लिए आपने बनाया जज। ठीक है, तो जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो वो फिर वहां से उस सीट को खत्म कर देते हैं और अगर उसकी मजीद जरूरत रहती है तो वो फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए कंटिन्यू। आगे 183 है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर 184 है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 185 है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन। इनकी कोई इतनी ये नहीं मैं करी कि ये जरूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन लॉ गेट में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट, 186 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और साथ में आपके पास है पावर ऑफ इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑर्डर्स बाय सुप्रीम कोर्ट। बस यहाँ तक है, बाकी आपके पास कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ये बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपके पास रिकॉर्डिंग में आ जाए। और क्योंकि मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको वाइंड अप करना पड़ेगा। रिट्स में है आपके पास वी कमांड, मैंडेमस में आ जाएगा, प्रोहिबिशन है, एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग आ जाएगा और रिट ऑफ सर्चरारी है तो टू बी सर्टिफाइड आ जाएगा और साथ आ जाएगा आपके पास हैबियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी। इसके मोस्टली आपसे मीनिंग्स पूछे जाते हैं, वो आप मैंने साथ आपको बता दी हैं। ओवरेंटो है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। ठीक है, और इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं आता। ऑलराइट, बस यही है, यहाँ तक हम इसको वाइंड अप करते हैं और इसके बाद हम अपना देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो हमारे पास है पाकिस्तान पीनल कोड, इंशाल्लाह 14 को हम पाकिस्तान पीनल कोड करेंगे। बाकी हम ज़रूर लास्ट लेक्चर में इसको एक दफ़ा रिवाइंड कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, सॉरी। ठीक है, तो आज तक के लिए यही था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।